तो दोस्तों आज करने हैं हमें क्या सर? हाँ, आज करने हैं शानदार जानदार क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के करते हैं ना, राइट। तो सर एक करके देखते हैं कि तुम कितने पानी में हो, तुमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, ठीक है ना। सबसे पहला सवाल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लेने का। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। अगर किसी कंपनी को सीओआई मिल जाता है तो बताओ उसके बाद क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे सीओआई मिल जाता है इसका इफेक्ट है कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। क्या बन जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आफ्टर गेटिंग द सीओआई कंपनी क्या बन जाती है? हाँ, कंपनी बिकम्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। याद आ गया? ठीक है ना। मैं अलग कंपनी अलग, जो बहुत तुम्हें अच्छे से समझाया था। इसका असर क्या होगा सर? इसका असर क्या होगा? कंपनी बिकम नाउ कंपनी कैन बाय असेट्स, टेक लोन, ओपन बैंक अकाउंट एटसेट्रा बाय इट्स ओन नेम। अब कंपनी सब कुछ वो अपने नाम से कर सकती है जो कि इंसान अपने नाम से करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये लिख के आनी लाइन, इस तरह की लाइन लिख के आनी, एक नंबर का क्वेश्चन है ना। हाँ, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी तब्दीली करेंगे, ठीक है। यहां पर ये नहीं आएगा, गलती से ये प्रिंट हो गया यहां पर, है ना। बस ये आएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पूछे ना लाए। हाँ, तो यहां क्या लिखना है सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50 मैक्सिमम पार्टनर। और मिनिमम कितने होते हैं सर? हाँ, तो मिनिमम 2। चलो यही दूसरी बात भी रिवाइज कर लेते हैं। दो तरह की कंपनी पढ़ी हमने, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है ना, राइट। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने? 2। ओ, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने? 7। और प्राइवेट में 2। मैक्सिमम कितने पब्लिक प्राइवेट में? 200। अरे 50 तो पार्टनरशिप में नलायक हो। और पब्लिक में मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड। तो ये याद रखेंगे, एग्जाम में एमसीक्यू में या वन वर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, राइट। फिर आता है सर, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है सर? जब भी आप शेयर अलॉट कर देते हैं अपने शेयर होल्डर को, तो उसकी रिटर्न बोले तो उसकी समरी। रिटर्न का मतलब क्या होता है सर? समरी। उसकी समरी हमें किसे देनी पड़ती है सर? रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। तो क्या लिखेंगे आप? लिखोगे एज पर सेक्शन 39। क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, राइट। आगे लिखोगे स्टेटमेंट। वैसे सॉल्यूशन तुम्हारे पास है ना, पर फिर भी ध्यान से समझेंगे, है ना। स्टेटमेंट बोले तो या समरी, स्टेटमेंट और समरी, पर स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा एग्जाम में ना। स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी सर? स्टेटमेंट हैज टू बी सबमिट टू रजिस्ट्रार, सबमिटेड टू द, है ना, रजिस्ट्रार। कंटेनिंग, उस स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा? कंटेनिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर, कि जिन जिन लोगों को तुमने शेयर इशू किए हैं उनका नाम और उनका एड्रेस एक स्टेटमेंट में लिखा होगा। यह बात हमें कहता है सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट। और इससे क्या करेंगे सर? कितने दिन में देना है सर? एड्रेस साथ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, साथ में कितने शेयर हमने उनको अलॉट किए शेयर होल्डर को, ठीक है। इस स्टेटमेंट को सबमिट करना है इन 30 डेज, बस इतना लिखना है। कितने दिन में सबमिट करना है सर? इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर का नाम, शेयर होल्डर का पता और किस शेयर होल्डर को कितने शेयर दिए, बस ये आपको क्या कर देना सर? सबमिट कर देना। उससे बोलते हैं सर रिटर्न ऑफ शेयर, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। एक नंबर में इतना सफिशिएंट है, याद रखिए बात, ठीक है। तो तरीके से याद कर लेना सर। चौथा बताओ, चौथा बिल्कुल तुम जवाब दोगे इसका।
इट इन्वॉल्व डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज, टेकिंग इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी। नहीं, मेरे दिमाग में नया आइडिया आ रहा है, वीडियो दिखाई तुम्हें बच्चन साहब की, तो मेरे दिमाग में नया आइडिया आता है, उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं किसमें सर, एक कंपनी में। उसे क्या बोलते हैं सर, नलायको? नहीं, चप्पल लगेगी तुम्हारे अब रिलैक्सो नीली पट्टी वाली। प्रमोशन। बच्चन साहब थे प्रमोटर, और नए आइडिया से हम नई कंपनी जन्म दे रहे हैं, तो क्या होगा सर, प्रमोशन, है ना। व्हाट स्टेज, कौन सी स्टेज है सर, ये प्रमोशन की स्टेज है। तो भैया गड़बड़ मत कर देना। अगला बताओ, क्या कंपनी इफेक्ट होती है डेथ ऑफ मेंबर? मेंबर बोल तो शेयर होल्डर, किसी भी शेयर होल्डर की डेथ से कंपनी इफेक्ट होती है? नहीं। हमें इसमें कौन सा फीचर लिखना है, हमें इसमें कौन सा फीचर लिखना है बताओ। हाँ सोचो। हाँ कौन सा, परपेचुअल। बिल्कुल सही सर। क्या देखना है हमें सर, हाँ परपेचुअल सक्सेशन। तो यहां हमें लिखना है कौन सा फीचर, परपेचुअल सक्सेशन। क्या देखना है भैया, हाँ परपेचुअल सक्सेशन, या लिख दोगे तो परपेचुअल सक्सेशन वाला है ना, आपको लिखना है एज पर परपेचुअल सक्सेशन कंपनीज एग्जिस्टेंस डज नॉट इफेक्ट बाय डेथ, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी, पागल हो जाना है ना, ऑफ एनी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। हम रहे ना रहे, कंपनी सदा चलती रहेगी। धीरूभाई अंबानी नहीं रहे, लेकिन रिलायंस अभी भी जिंदा है कि नहीं बात, इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। सबसे मजेदार क्वेश्चन ये है, क्या एक बच्चा पार्टनर बन सकता है फर्म में? ये आपके 12th का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी पूछा जाता है। पार्टनरशिप में कह रहा हूं, एचयूएफ में नहीं। एचयूएफ में तो जन्म होते हुए मेंबर बन जाता है, क्या पार्टनरशिप में बन सकता है? बताओ क्यों? पार्टनरशिप बनती है किससे सर, डीड से, यानी कि डीड से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से। याद आ गया? और डीड पे पार्टनरशिप तभी बनेगी जब उसके क्या होंगे सर, साइन होंगे। और किसी भी इंसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, मोस्टली आधार कार्ड तो नहीं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तभी वैलिड होता है जब कोई भी बंदा कितने साल का हो जाता है सर, 18। तो इसका मतलब बिना 18 के हुए कोई भी बंदा पूरी दुनिया में क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, यह बात पता है कहां लिखी है? अभी हमने ऊपर कौन सा सेक्शन पढ़ा था, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट लिखा था, सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, है ना। ये जो बात लिखी है सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ये नोट करते हैं ना साथ साथ, है ना, 1932, क्योंकि तुम भूल जाओगे। पार्टनरशिप एक्ट अलग है, कंपनीज एक्ट अलग है। तो सेक्शन 30 ये एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, मजा आ जाएगा स्कूल में। तुम्हें मैम, तुम्हारे टीचर पूछेंगे भैया इतनी नॉलेज कहां से आ गई, भैया कहां पढ़ लिए तुम, ये है कि नहीं बात। तो सेक्शन 39 कंपनी एक्ट अलॉटमेंट की बात करता है, सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि एक बच्चा जो अभी 18 साल से नीचे है, अ माइनर कैन नेवर एवर, नेवर क्या नहीं हो सकता सर, नेवर बिकम, माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर, माइनर कैन नेवर बिकम पार्टनर। एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? बिकॉज पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या डीड। अ डीड इज वैलिड व्हेन इट इज साइंड एंड माइनर साइन इज इनवैलिड। माइनर के साइन क्या नहीं होते सर, वैलिड नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, पार्टनर, माइनर एक बेनिफिट के लिए आ सकता है कि हम एक माइनर का पालन पोषण कर लेंगे, ऐसा हो सकता है बस, ठीक है, राइट। बात समझ में आ गई? फीचर तो सिंपल है, याद कर लेंगे तुम सोल प्रोप्राइटर के। हाँ, ये बताओ, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर, आप कौन सा प्रेफर करोगे, कॉस्ट और इजी फॉर्मेशन से? हाँ बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सर। अगर मुझे आसानी से बनाना, सस्ता बनाना, तो मैं किसे लूंगा सर, सोल प्रोप्राइटर। ये उस दिन बताया था, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। किसी कहानी बताई, शेख चिल्ली, याद आ गया, गोल्डी है ना शेख चिल्ली, राइट। जो अपने आप को दिखाता है, बकवास नहीं करता, जो अपने आप को दिखाता है कि मैं इस फर्म का क्या हूं, पार्टनर हूं, या तो बोलकर या जेस्चर से, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक्सपेक्टेड लिखेंगे एग्जाम के लिए, तुम्हें वीडियो में बिल्कुल ढंग से सिखाया था, है ना, दोबारा देख लेंगे।
ठीक है ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यानी एक बंदा, जैसे मैं मान लो आरकेजी में पार्टनर नहीं हूं, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं आरकेजी में पार्टनर हूं, तो तुमने आरकेजी से डील कर ली ये सोचकर सर तो पार्टनर है ना, और आरकेजी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम आरकेजी भी केस कर सकते हो और मेरे ऊपर भी केस कर सकते हो। मैं पार्टनर हूं नहीं, लेकिन तब भी मुझे फंसा जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को क्या दिखा रहा हूं, पार्टनर। तो शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है, लंबी लंबी फेंकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं मुंह से नहीं बोल रहा, मैं मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अपने जेस्चर से शो करता हूं, है ना। किसी को डांट दिया ऑफिस में, किसी को कह दिया, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई, है ना। और कभी मैंने इस बात को झुठलाया भी नहीं। तुम पूछो सर आप पार्टनर हो यहाँ के, मैं मुस्कुरा दिया, तो तुम्हें लगा सर पार्टनर होंगे, तो भी मेरे ऊपर केस हो सकता है, चाहे मैं पार्टनर नहीं हूं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। 11th बताओ, ध्यान से समझेंगे। जो प्रमोटर है बच्चन साहब इज नॉट ट्रस्टी, बट वो फिड्यूशियरी रिलेशन में होते हैं। फिड्यूशियरी मतलब भरोसे के, फेथफुल रिलेशन। तो आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे यस। जो बच्चन साहब, जो ये डायलॉग याद करा था ना मैंने तुम्हें, है ना, इस बैंक के, है ना, प्रीमाइसिस से लेकर कुर्सी और फर्नीचर से लेकर इंप्लॉय की ड्रेस तक मैंने डिजाइन करी है ना। यानी कि जो प्रमोटर होता है, जो किसी कंपनी को सोचता है और कंपनी को जन्म देता है, वो ट्रस्टी नहीं होता। क्या नहीं होता, ट्रस्टी नहीं होता, लेकिन उसका भरोसे का रिश्ता होता है। तो आप क्या लिखोगे सर, यस। वो ट्रस्टी नहीं है, ठीक है, यानी वो कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन वो उसका भरोसे का रिश्ता होता है कि वो कंपनी को बिल्कुल वैलिड और लीगल बनाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, है ना, राइट। बोलो समझ गए सर। फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब होता है गुड फेथ का रिलेशन। क्या होता है सर, गुड फेथ रिलेशन, फिड्यूशियरी रिलेशन। ठीक है, ठीक है। और इस गुड फेथ के रिलेशन में ही बच्चन साहब अपनी कंपनी के कामों के लिए क्या रहते हैं सर, जिम्मेदार रहते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज याद आ गया, 7 क्लॉज बताए थे, 6 नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टीचिंग, तो ये होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। 2 नंबर में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है। ठीक है भैया। मैनेजर कौन होता है एचयूएफ का, करता, और उसके क्या राइट्स हैं आप, नहीं राइट पूछ रहा है वो। हाँ बिल्कुल सही सर, है ना, कोई भी डिसीजन वो अपनी मर्जी से ले सकता है। डिसीजन मेकिंग पावर होती है, सारी की सारी जो कंपनी की एसेट्स वगैरह है वो उसके हाथ में होती है। ठीक है ना, राइट। और वो सबके लिए क्या होता है, एक लॉयल होता है। ठीक है, तो 3 राइट है जो आपके सॉल्यूशन में भी लिखे हैं सर। ठीक है, 14 बताओ। स्टेप रिक्वायर्ड टू रेज फंड फ्रॉम पब्लिक। बताओ मुन्ना, भूल गए? हाँ अभी याद नहीं हुआ ना तुम्हें। क्या स्टेप है अगर पब्लिक से पैसे लूंगा? ठीक है, पहला सेबी से अप्रूवल लूंगा। पब्लिक से पैसे लेने का मतलब है आईपीओ निकालना। याद आ गया आईपीओ? इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बताना। सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी, याद आ गया ना? ठीक है, तो आईपीओ से इतने 20-21 हजार करोड़ रुपए मांगना, सबसे पहले किसी परमिशन लेनी है सर? तो सबसे पहला स्टेप सेबी की परमिशन। फिर क्या होगा सर? फिर मैं लोगों को प्रोस्पेक्टस दूंगा। प्रोस्पेक्टस मतलब अच्छी अच्छी बातें बताना कि कंपनी का ये बिजनेस है और कंपनी ऐसे ग्रो करेगी। फिर मैं लोगों को क्या दिया सर? प्रोस्पेक्टस, अपनी अपनी अच्छी बातें बताई, है ना, राइट। रजिस्ट्रार को दिया प्रोस्पेक्टस, दिया रजिस्ट्रार को भी, लोगों को भी। फिर क्या किया? बैंकर को अपॉइंट करो, किस बैंक में खाता है, खाता खुलेगा आपका। वकील को अपॉइंट करो कोई दिक्कत हुई तो। और याद है अंडरराइटर, एसआर के, है ना, अंडरराइटर को अपॉइंट करोगे। अगर 90% शेयर अलॉट नहीं हुए तो आप अंडरराइटर क्या करेंगे, है ना, शेयर को अपॉइंट करेंगे। फिर क्योंकि मेरे शेयर कहां लिस्ट होंगे? स्टॉक एक्सचेंज में, तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन लेनी पड़ेगी। हम यहां पर अपने शेयर क्या करेंगे सर? लिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, राइट। और फिर शेयर अलॉट कर दो और 99% पब्लिक क्या करे सर?
पब्लिक सब्सक्राइब करे शेयर्स को। अगर 90% पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो जितना भी कम है 90 से वो कौन ले ले, अंडर राइटर ले ले, है ना, राइट। और फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप दे देंगे 30 दिन के अंदर जो ऊपर पड़ा। तो ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रख, सीधा सीधा क्वेश्चन है, केस स्टडी नहीं है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। 15 बताओ। हाँ 1 मार्कर 2 मार्कर कर लिए। दो केस स्टडी तुम्हें यही सॉल्व करनी है, 15 और 16। बी का लक्ष्य है अकॉर्डिंग टू द रेंज लिखा हुआ है ना, लक्ष्य सबसे बड़ा है। सर पहले का दूसरे का नाम पता चल गया, सर आंसर पता चल गया, देख लियो। नहीं सर देखेगा। चलो बताओ सर यानी कि क्वेश्चन 15, नेम लॉ। कौन सा लॉ, यानी कौन सा लॉ मतलब एक्ट, कौन सा एक्ट लगता है सर, है ना, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली है तो कौन सा लगेगा सर, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय हिंदू है ना 1956। हु अमंग 3 ब्रदर, किसके पास कंट्रोल है तीनों में से, किसके पास, लक्ष्य, क्योंकि वो सबसे क्या है, बिल्कुल सही बात, बड़े भाई के पास। और वही क्या बनता है, कर्ता बनता है। लाइबिलिटी ऑफ द 3 ब्रदर्स, हाँ, यानी कि लक्ष्य की लाइबिलिटी तो, और बाकी दोनों भाइयों की, 2 ब्रदर्स की रहेगी लिमिटेड। ये बात बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम्हें याद होगी, बढ़िया बात। चलो मजा आ गया सुन के, है ना। अंकित किशोर शिवम, इस बार क्वेश्चन किससे है सर, हाँ इस बार क्वेश्चन पार्टनरशिप से, इस बार क्वेश्चन ठीक है ना, पार्टनरशिप से। बताओ आर दे करेक्ट इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट, पेमेंट देने से मना कर रहे हैं। पढ़ो पहले ध्यान से। बोलो, ये कह रहा सही है नहीं देने की जरूरत पैसा, कंपनी नहीं है मुन्नी, हाँ हाँ सब में अलग अलग होता है। अरे ये बताओ, पार्टनरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। कंपनी में तो लिमिटेड होती है बस, क्योंकि वो कॉर्पोरेट फॉर्म है। और मार छुट्टी है ना, अनलिमिटेड होती है ना। अभी बताओ, अगर पार्टनरशिप में सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो जो भी पार्टनर है उन सबको मिलके घर से पैसा देना होता है। अगर हम मान लो पार्टनर है, मान लो 50, तो ये नहीं कि भैया सारी लायबिलिटी तुम्हारी होगी मैं नहीं दूंगा, सब केक कटेगा
पार्टनरशिप में एक डायलॉग याद रखना आज के बाद, ये फाइनल में भी तुम्हारे काम आएगा। केक कटेगा, इसका मतलब क्या हुआ? जो आएगा वो सब में बटेगा। सबको यानी प्रॉफिट हो तो सब में बटेगा, लॉस हो तो सब में बटेगा। यानी कि उधारी हो तो भी केक कटेगा, सब में बटेगा, और भैया दिक्कत प्रॉफिट हो तो भी कटेगा, सब में बटेगा। यानी यहां पे अगर उधारी है तो ये देखो अंकित किशोर शिवम पार्टनर हैं, बस पार्टनर है तो वो याद रखना भैया केक कटेगा, सब में बटेगा, खेल खत्म। शिवम क्या करता है? शिवम क्योंकि पार्टनर है तो पार्टनर अगर है तो कोई भी किसी के ब्याह पे कर सकता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। शिवम ने क्या किया? रॉ मेटीरियल 10 लाख का विदाउट नॉलेज ऑफ अंकित एंड किशोर, और पता भी नहीं। अब तुम्हें पता हो ना हो भैया तुम पार्टनर तो हो ना, राइट। मयंक ने कहा, नाउ मयंक कह रहा है कि भाई पेमेंट दे दे। अंकित किशोर वी ओनली शिवम इज लायबल, वो कह रहे हैं शिवम देगा, हम क्यों देंगे, हमें तो बताया नहीं उसने। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा है? केक कटेगा, सब में बटेगा, और इसे हम पता क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। याद आ गया? मैंने पार्टनरशिप वाले लेक्चर में सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी कि पार्टनरशिप में ये समझ गए तो सब कुछ आसान है और कुछ नहीं। पार्टनरशिप में एक पार्टनर एक दूसरे का क्या होता है सर? एजेंट एंड प्रिंसिपल। ये तो याद आया होगा। एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन को क्या बोलते हैं सर? म्यूचुअल एजेंसी। अब जब सुनो ध्यान से, अब जब शिवम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो शिवम क्या बन गया सर? पार्टनर शिवम बन गया एजेंट। एजेंट भैया मैं एजेंट हूं और मेरे दो मालिक है, दो मालिक कौन हो गए सर? किशोर अंकित एंड किशोर क्या होंगे? मालिक। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप कानून ये कहता है शिवम एजेंट है और तुम तो मालिक हो, तो एजेंट तो लायबल होगा ही होगा। साथ में कौन लायबल होता है? किशोर मालिक। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन हो गए? अंकित एंड किशोर। तो आप इसका आंसर ऐसे दोगे, पार्टनरशिप is concerned with the agent and principal which is called mutual agency. In that case Shivam become the agent when he enter into the contract. Ashok Kishore and Ankit is principal. तो भैया प्रिंसिपल लायबल होगा नहीं होगा? तो प्रिंसिपल shall also be liable for the work done by agent. एजेंट अगर कोई काम करता है उसके लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। that is why अंकित किशोर is also liable for the payment of 10 lakh rupees. क्वेश्चन क्या था? क्या वो करेक्ट है? तो आप क्या बोलोगे? नो, करेक्ट नहीं है ना। अब आंसर क्या दूंगा? ये दूंगा, कौन सा सर? एजेंट और प्रिंसिपल वाला। बोलो समझ गए सर? एजेंट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल्स। इन द प्रेजेंट केस शिवम इज द एजेंट, अंकित किशोर इज द प्रिंसिपल। है कि नहीं बात? Right. Therefore, principal is bound for the act done by agents. अगर सेक्शन याद हो तो बहुत बढ़िया बात है। सेक्शन 6 बोलता है पार्टनरशिप एक्ट का। तो हमने सेक्शन 30 पढ़ा पार्टनरशिप एक्ट का। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 30 क्या बोलता है? माइनर कभी नहीं बन सकता पार्टनर नहीं बन सकता। सेक्शन 6 क्या बोलता है? एक एजेंट क्या, एक पार्टनर क्या होता है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता रखते हैं, इसलिए केक कटेगा। जो केक काटेगा वो कौन है? एजेंट। और जिसमें बटेगा वो कौन है? प्रिंसिपल। बस। अब आप लॉस में झुटला नहीं सकते। है ना। 17 पॉइंट बहुत सिंपल। 17 पॉइंट में आपको मेरिट्स और डिमेरिट लिखने सोल प्रोप्राइटर के, कि सोल प्रोप्राइटर में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है, बताओ। है ना। फिर आता है प्रोस्पेक्टस। राइट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? क्या हर कंपनी को प्रोस्पेक्टस फाइल करना जरूरी होता है? जब भी नहीं। हाँ, वैसे तो हर कंपनी फाइल करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी चाहे तो प्राइवेट कंपनी को तो जरूरत ही नहीं है। फॉर एवरी कंपनी फाइल प्रोस्पेक्टस, बताओ। नहीं, आप क्या बोलोगे? नो। प्राइवेट कंपनी जब पब्लिक को ऑफर ही नहीं देती है। प्राइवेट कंपनी का आईपीओ आता है? नहीं आता। एक बात ध्यान रखना, आईपीओ किसका आता है? आईपीओ इज ओनली एंड ओनली बाय पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी से आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड, आरकेजी का आईपीओ नहीं आया। आईपीओ का मतलब था पब्लिक से पैसा मांगना। प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक से पैसा नहीं मांगेगी। प्राइवेट कंपनी में दोस्तों से ही और यारों से ही और फैमिली से पैसा मांगेगी। तो आप बोलोगे नो, प्राइवेट कंपनी इज नॉट लायबल टू इशू प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो आईपीओ निकालती नहीं है। आईपीओ सिर्फ पब्लिक कंपनी निकालती है। आईपीओ सिर्फ पब्लिक कंपनी निकालती है। और पब्लिक कंपनी में भी पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इश्यू करना मैंडेटरी होता है। बट पब्लिक कंपनी अगर चाहे
पब्लिक कंपनी में इशू स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ल्यू मतलब होता है बदले में, कि प्रोस्पेक्टस के बदले में कुछ स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं रजिस्ट्रार की परमिशन लेके। ठीक है, बात समझ में आ गई? रजिस्ट्रार अगर कह दे, रजिस्ट्रार तो भैया कोर्ट की तरह हो गया भगवान। अगर भगवान कह रहे, रजिस्ट्रार कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि ठीक है तुम प्रोस्पेक्टस मत दो, प्रोस्पेक्टस का स्टेटमेंट दे दो, तो बस। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है ना, याद कर लेंगे नोट्स में से ही। ठीक है, एक होती है, हाँ, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल होती है अपनी इच्छा से, दुनिया में पार्टनरशिप एट विल ही चलती है, अपनी इच्छा से हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, जब हमारा मन करेगा तो हम फर्म बंद कर देंगे। पार्टनरशिप एट विल होती है, इसमें टाइम समय दिया गया होता है। जैसे कि भैया फॉर एग्जांपल 30 जनवरी 2050 को हम क्या कर देंगे सर, फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो इसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, है ना, समय के लिए। बोलो समझ गए सर? ठीक है, तो राइट, सिंपल है। ये बताओ सोल प्रोप्राइटर, सिंपल डेफिनेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट, 6 नंबर के लिए बिल्कुल तैयार है। बता सकते हो कौन कौन सा है? हाँ, कोड बता दो, कोड क्या लिखवाया था? कोई नहीं, बुक में देख के बता दो। एक फार्मर, याद आ गया, एक किसान, एक फार्मर, ये वाला कुछ टैगलाइन से कोड लिखवाया था मैंने। बोलो क्या था? एक किसान ने क्या किया, अपनी फसल प्रोड्यूस करी, फिर वो कहां पहुंचा? मार्केट में। जिन लोगों को सामान बेचा, सबने उससे सामान क्रेडिट पे लिया, क्रेडिट पे सामान बेच के वो कहां पहुंचा? अपने घर गया, है ना, घर पहुंच गया। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद आ गया? लोग पूल कर लेते हैं, पैसे को उधार देते हैं। और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरी जमीन है, हम सबने मिलकर क्या किया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा याद करना पड़ेगा। हाँ, मार्केट में सामान किसको बेचा? ग्राहक को बेचा, तो ग्राहक को कौन हो गया सर? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमने इस टैगलाइन से इसको याद किया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ना? बोलो समझ गए सर? इस तरह के भैया क्या आते हैं सर, तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी के 2 केस स्टडी और एमसीक्यू इस फॉर्म में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो केस स्टडी हम याद रखेंगे, जैसे तुमने ये पहचान लिया, इसमें भी केस स्टडी तुमने पहचानी। तो इस तरह का हमें याद करना है कि भैया किस किस में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखना है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, किसकी अनलिमिटेड। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म होते हैं। याद आ गई बात? ठीक है ना? पार्टनरशिप कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं होती, सोल प्रोप्राइटर कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, एचयूएफ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सोल क्या कह रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कॉर्पोरेट फॉर्म होती है ना वो। सोल प्रोप्राइटर अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप एचयूएफ करता, और कॉर्पोरेट फॉर्म में तो यानी कंपनी में तो हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, जितने उसके पास शेयर है वो। ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? केक कटेगा, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता, केक कटेगा सब में बटेगा। तुम ये नहीं बोल सकते भैया मैं नहीं लूंगा तू अपना ना, केक कटेगा सब में बटेगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे और ये हमने सीखे, इसी के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन है ना बनेगा। बाकी थ्योरी के डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए सारे के सारे। कंपनी कैसे फॉर्म होती है,
6 तरह के क्या होते हैं हमारे, क्लॉज होते हैं, ठीक है। उसके आगे मेरिट डिमेरिट वो सारे सिंपल है, जो आप थोड़ा सा आपको अब इसमें से सीक्रेट कोड के थ्रू याद करना पड़ेगा। बोलो समझ गए सर?